Welcome dear student, welcome to this video. As you know we are talking about the evidence of organic evolution. हम organic evolution के evidences के बारे में बात कर रहे हैं. Organic evolution के जो evidences हैं इसमें हमने सबसे पहली जो ब्रांच देखी that is पैलेंटोलॉजी, जिसमें हम फॉसिल्स के थ्रू पता कर सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो कैसे थे या कॉमन थे या नहीं, क्या लिंक है उनके बीच में. इसके अलावा हमने मिसिंग लिंक के बारे में भी डिस्कस किया आर्कियोप्टेरिक्स एग्जाम्पल के साथ में. इसके बाद में आज हमें जो सेकेंड एविडेंस देखना है दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज मॉर्फोलॉजी. ठीक है, या फिर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. ना सबसे पहले व्हाट इज मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो बाहर से हमें दिखता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बाहरी ऊपरी स्ट्रक्चर दिखता है दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी. और वही इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसे एनाटॉमी कहते हैं. नाउ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में दोनों चीजें इंक्लूड की गई है. मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर. दोनों ही स्ट्रक्चर का जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ प्रूफ मिलता है, एविडेंस मिलता है ये एक्सप्लेन करने का कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. ठीक है ना, इससे जो है वो 3 स्टेप में या 3 टाइप में स्टडी किया गया है. पहला है होमोलोगस ऑर्गन, दूसरा है एनालॉगस ऑर्गन और तीसरा है वेस्टिजियल ऑर्गन. इसके बाद में जो लास्ट एविडेंस रहेगा दैट इज द मॉलिक्यूलर एविडेंस. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं होमोलोगस ऑर्गन्स का. होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या है. होमोलोगस ऑर्गन मतलब जो ऑर्गन्स का बनावट, जिनकी जो बनावट है एनाटॉमी है वो बिल्कुल सेम है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर. ठीक है, जिनकी बनावट कैसी है, बिल्कुल सेम है. वो स्ट्रक्चरली अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो वो एकदम समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. भले ही वो बनावट में सेम है लेकिन जब वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो अलग अलग करते हैं. इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है 4 लिम्स. अगर हम हाथों की बात करें, 4 लिम्स की बात करें, लिजर्ड, बर्ड, बैट, हॉर्स और वेल की. ठीक है, ये सभी ऑर्गेनिजम्स के अगर हम हाथों की बात करें तो हाथों में आपको सारी चीजें एंड मैन, ठीक है, इन सभी के जो हाथ हैं इनमें आपको जो बोन्स की बनावट रहेगी, ह्यूमरस. ह्यूमरस मतलब होता है जो हमारे ऊपर की बोन होती है. ठीक है, जो आपके शोल्डर से जुड़ी हुई होती है. देन इसके बाद में रेडियस अल्ना, ये जो है ये आपके यहाँ से एल्बो से जो आगे की बोन्स होती है, यहाँ पे अगर आप कभी महसूस करोगे तो 2 बोन्स होती है, एक थोड़ी बड़ी होती है और एक छोटी होती है. ठीक है, तो रेडियस छोटी होती है और अल्ना जो है वो बड़ी होती है. ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट आपको हर किसी के इसमें दिखाई देंगे. कार्पेल्स, कार्पेल्स मतलब जहाँ से आपकी कलाई शुरू होती है और हथेली शुरू होती है, वहां के जो बोन्स हैं उन्हें कार्पेल्स कहा जाता है. और उनसे जुड़े हुए छोटे छोटे बोन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज मेटाकार्पेल्स. और फेलेंगेस मतलब जो आपकी उंगलियों में, आपने कभी हड्डी का ढांचा देखा होगा तो देखा होगा कि आपकी उंगलियों में भी जॉइंटेड बोन्स होते हैं, तो वो फेलेंगेस होते हैं. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो लिजर्ड, बर्ड, बैट, हॉर्स, वेल, मैन, इन सभी के 4 लिम्स में ये सारे बोन्स आपको प्रॉपर उसी तरह से अरेंज दिखाई देंगे जैसे हर किसी में सेम रहेंगे. आपके बुक में डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हो. लेकिन देखो सबकी बनावट सेम है बट सबका जो फंक्शन है वो अलग अलग परफॉर्म करते हैं. अगर हम लिजर्ड की बात करें तो लिजर्ड जो है वो उसे क्रॉलिंग मतलब ऊपर चढ़ने के लिए या क्रॉल करने के लिए यूज करता है. बर्ड की अगर हम बात करें तो वो 4 लिम्स का इस्तेमाल उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए करता है. बैट जो है, अगेन बैट भी जो है वो उड़ने के लिए ही करता है, बट बैट के पंख और अगर हम बात करेंगे बर्ड के, दोनों में फर्क होता है. ठीक है, और उनके उड़ने के तरीके में भी फर्क होता है. हॉर्स जो है वो उसे दौड़ने के लिए इस्तेमाल करता है. वेल जो है वो 4 लिम्स का इस्तेमाल स्विम करने के लिए करता है. और मैन जो है वो उसे कोई भी चीज ग्रैब करने के लिए करता है. ठीक है, तो इस तरह से सबका स्ट्रक्चर भले ही सेम है बट उनका जो फंक्शन है वो अलग अलग है. दूसरा एग्जाम्पल है हार्ट एंड ब्रेन. ब्रेन और हार्ट को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में ही चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, बेसिकली हमारे हार्ट को 2 भागों में बांटा गया, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड. ठीक है, उसी तरह से ब्रेन के भी 2 हेमिस्फीयर होते हैं. ठीक है, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर. लेकिन
अगर हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो वहां पे भी चेम्बर्स होते हैं, लेकिन दोनों का जो फंक्शन है वो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। देन इसके बाद में अगर हम प्लांट की बात करें तो बोगनवेलिया जो है ये एक प्लांट है जिसमें थॉर्न्स मतलब कांटे तैयार होते हैं, ठीक है। और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा में लौकी, ककड़ी, इस तरह के जो भी लंबे वाले फ्रूट वाले जो प्लांट्स होते हैं वो सभी आएंगे इसमें। तो इनमें भी आप देखोगे कि दोनों ही जो है उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक समान दिखता है, बट दोनों का फंक्शन अलग अलग है। बोगनवेलिया जो है वो थॉर्न्स का इस्तेमाल करता है इसलिए ताकि उसे कोई जानवर खा ना सके, और कुकुरबिट जो है वो इन टेंड्रिल्स का इस्तेमाल करता है सपोर्ट के लिए, ठीक है। देन ये सभी एग्जाम्पल्स हैं ना। देखो इसमें कुछ फैक्ट्स एक्सप्लेन किए हैं कि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्टर। अगर हम होमोलोगस ऑर्गन की बात करें तो जब स्ट्रक्चरली वो समान है, मतलब जब उनकी बनावट एक जैसी है, इसका मतलब ये ऑर्गेनिजम्स भले ही अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो भी इनका एंसेस्टर है, इनके पूर्वज कहीं ना कहीं एक ही होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब बनावट भले ही सेम है लेकिन अलग अलग जगह पे और अलग अलग वातावरण में रहने की वजह से फिर उसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ है, जो इवोल्यूशन हुआ है, वो अलग अलग विभिन्न तरीके से हुआ है, इसीलिए उसे डाइवर्जेंट कहा है, ठीक है। या फिर इट इज द एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन, जैसे हमने फिंचेस का एग्जांपल लिया था कि अलग अलग जगह पे, अलग अलग आइलैंड पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना साइज, शेप और स्ट्रक्चर ऑफ बीक, ईटिंग हैबिट, ये सब चेंज की थी, ठीक है। तो ये है होमोलोगस ऑर्गन के बारे में। देन नेक्स्ट इज एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन का बिल्कुल उल्टा। एनालोगस ऑर्गन मतलब जिनकी जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चरली वो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है, लेकिन फंक्शन सभी क्या कर रहे हैं, एक समान परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही कहा है विच आर स्ट्रक्चरली डिसिमिलर, स्ट्रक्चर में वो बिल्कुल अलग है बट फंक्शनली सिमिलर, लेकिन फंक्शन कैसा परफॉर्म करते हैं, सेम। सुपरफिशियली सिमिलर, ऊपर से अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये सब समान स्ट्रक्चर के, बट इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो पहला जो एग्जांपल है दैट इज द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, जो एक इंसेक्ट है, एंड बर्ड और बटरफ्लाई दोनों ही विंग्स का इस्तेमाल जो है वो उड़ने के लिए कर रहे हैं, मतलब फंक्शन क्या है, सेम है। बट जो भी बटरफ्लाई होता है उसका जो विंग है वो एक्चुअली उसका जो क्या कहेंगे हम उसको, एक्सोस्केलेटन है, उसका एक्सटेंशन है, उसका एक्सोस्केलेटन जो है वो एक्सपांड होके विंग्स का शेप ले लिया है। बट अगर हम बर्ड्स की बात करें तो प्रॉपरली उनके फोर लिम्स जो हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो ये फर्क है उनके बनावट में, बट फंक्शन दोनों क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सेम परफॉर्म कर रहे हैं। Then the next example is the eyes of octopus and mammal. मैमल और ऑक्टोपस की आंखों का जो फंक्शन है वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन अगर हम उनमें बनावटी फर्क देखें तो रेटिनल पोजीशन, दोनों में रेटिना की पोजीशन अलग अलग होती है, स्ट्रक्चर ऑफ लेंस भी अलग होता है, एंड ओरिजिन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आइज के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग अलग जगह से, मतलब ऑक्टोपस में अलग जगह से ओरिजिनेट हुए हैं और मैमल्स में अलग जगह से, बट फंक्शन दोनों का सेम है। देन इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इज फ्लिपर ऑफ पेंगुइन, जो कि एक बर्ड है। फ्लिपर मतलब जो स्विम करने के लिए उनके हाथ जैसे जो दिखते हैं, दैट, एंड डॉल्फिन। अगर हम दोनों की कंपेयर करें तो पेंगुइन और डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन देखो दिखने में आपको एक्सटर्नली सेम दिख रहे हैं, दोनों का फंक्शन भी सेम है, दोनों उसे स्विम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट दोनों का स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर से ये बने हुए हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों का बिल्कुल अलग है। एंड प्लांट पे अगर हम बात करें तो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, शकरकंद और आलू, ये दोनों ही जो हैं वो फूड स्टोर करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें स्वीट पोटैटो की तो ये एक रूट से बना, मतलब इट इज द रूट मॉडिफिकेशन, फूड स्टोर हो रहा है लेकिन रूट में, और पोटैटो जो है दैट इज द स्टेम मॉडिफिकेशन, फूड स्टोर हो रहा है लेकिन स्टेम में। तो दोनों ही जो है वो फूड स्टोरेज का काम करते हैं, फंक्शन सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है, एक रूट है और एक स्टेम है, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट देखो, इट लीड्स टू
स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन उन सबका अगर एक ही दिशा में इवोल्यूशन हुआ है तो उनके फंक्शंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, इट डू नॉट हेल्प टू ट्रेस, लेकिन इससे आप बिल्कुल भी इनके एंसेस्टर पूर्वजों का अंदाजा नहीं लगा सकते, या ये भी नहीं कह सकते कि इन सब के पूर्वज एक ही थे या कॉमन थे। ठीक है, देन लास्ट जो है दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। नेक्स्ट जो है दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब जो एक्चुअली जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है लेकिन वो कैसे हैं, वेस्ट हैं। मतलब ये इस बात का इशारा है कि इस प्रकार के कोई ऑर्गन्स जो हैं वो पहले के जमाने में या कुछ ऑर्गेनिजम्स में फंक्शनल थे, लेकिन अभी के ऑर्गेनिजम्स में वो बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है। ठीक है, तो दे आर इम्परफेक्टली डेवलप्ड एंड नॉन फंक्शनल। एक्चुअली उनका डेवलपमेंट परफेक्टली नहीं हुआ है और वो नॉन फंक्शनल है। ठीक है, डीजेनरेट स्ट्रक्चर मतलब ऐसे भी स्ट्रक्चर है जो धीरे धीरे डीजेनरेट हो रहे हैं, या क्या बोल सकते हैं, हमारी बॉडी से वो जो है वो खत्म होने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म होने के कगार पे हैं। ठीक है, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या डिसअपियर हो रहे हैं। विच आर फंक्शनल इन सम रिलेटेड एंड अदर एनिमल, और जो पुराने या रिलेटेड एनिमल्स में वो आपको फंक्शनल मिलेंगे। ठीक है, और इन एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज थे उनमें। इंडिकेट्स रिलेशनशिप, इससे ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि उनमें और हम में कुछ ना कुछ क्या है, रिलेशन है, कुछ ना कुछ समानता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग के ही एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला जो एग्जाम्पल है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। हमारी जो आंखें, आंखों में आपको पता है कि हमारी दो पलकें होती हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, लेकिन एक्चुअली तीसरी पलक भी हुआ करती थी जब हम जो है वो जब हमारा मतलब इवोल्यूशन हो रहा था। जैसे कि आपको पता है कि बर्ड्स जो है, बर्ड्स के आंखों में एक लेयर होती है जो इस तरह से आती है, बंद होती है, फिर खुलती है। इस तरह की मेम्ब्रेन जो है वो हमारे आंखों में भी प्रेजेंट है, बट वो अब बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है और वो कॉर्नर में शिफ्ट हो गई है, जिसकी वजह से उसका कोई अब फंक्शन नहीं है। एक्चुअली वो फंक्शन नहीं होने की वजह से उसे इवोल्यूशन के दौरान अब वो स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। ठीक है, देन इसके बाद में विजडम टीथ, जो हमारी दाढ़ होती है, विजडम टीथ मतलब थर्ड मोलर। आपको पता है कि जो हमारी दाढ़ होती है, प्रीमोलर्स, देन मोलर, प्रीमोलर, तो जो थर्ड मोलर होती है, जो दाढ़ होती है, हम जब कहते हैं कि अक्कल दाढ़ आ रही है तो वो सबसे लास्ट वाली होती है, तो वो किसी में विजडम इसलिए कहा है किसी में आती है किसी में नहीं आती, और अगर आती भी है तो उसका कोई फंक्शन नहीं होता, क्योंकि इतने दूरी तक जो है वो हमारा जो भी फूड का बोलस हमने लिया है वो इतने दूरी तक जाके हम च्यू नहीं करते, तो इट इज फंक्शनलेस, और किसी में वो आती है किसी में नहीं आती। ठीक है, देन इसके बाद में है कॉकेक्स, जिसे हम टेल बोन कहते हैं। हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारा बैकबोन है, उसके सबसे आखिर में जो है वो छोटी सी बोन होती है जिसे टेल बोन कहते हैं। जो पुराने या हमारे जो पूर्वज हैं उनके समय में वो बोन बड़ी हुआ करती थी, लेकिन हमारा इरेक्ट पोस्चर होने की वजह से अब उस टेल का कोई इस्तेमाल नहीं है, जिसकी वजह से ये बोन जो है वो धीरे धीरे क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, और ये एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसके बाद में है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड कैक्यूअम। ये दोनों ही जो ऐसे ऑर्गन्स हैं, आपने अपेंडिक्स के बारे में सुना होगा। अपेंडिक्स जो है वो हमारे पेट के पास में एक ऑर्गन है जो प्रेजेंट होता है, मतलब हमारे स्टमक के पास में। अपेंडिक्स जो है एक्चुअली इसका जो फंक्शन है ये हर्बीवोर्स में रहता है, जो शाकाहारी होते हैं, पेड़ पौधे पत्तियां खाते हैं, इन जानवरों में अपेंडिक्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि अपेंडिक्स और कैक्युलम दोनों ही जो है ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एज वी नो कि हम कुक्ड फूड खाते हैं और इसीलिए हमारे शरीर में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन हम हमारे पूर्वजों की अगर हम बात करें, एंशियंट या फिर जो स्टोन एज मैन की बात करें, जिसे हम आदि मानव कहते हैं, वो जो है वो कच्चा खाना खाते थे, पेड़ पौधे कंदमूल खाते थे, तो उनके बॉडी में इसका इस्तेमाल हुआ करता था। लेकिन जब से हमने पका हुआ खाना शुरू किया है तब से ये ऑर्गन हमारे शरीर में किसी काम का नहीं है और धीरे धीरे ये रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा इवोल्यूशन का कहना है। ठीक है, देन प्रोवाइड एविडेंस डिस्केंडेड फ्रॉम सिंपल प्राइमेट दैट इज मैन। मतलब ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रूफ देता है कि जो इंसान है वो सिंपल प्राइमेट
पेट से विकसित हुआ है, ठीक है। एंड लास्टली हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर एविडेंसेस की। मॉलिक्यूलर एविडेंस मतलब अगर हम मॉलिक्यूलर बेसिस पे देखें तो वो भी प्रूव करता है कि जितने भी जानवर इस धरती पे अवेलेबल हैं कहीं ना कहीं उनके जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो एक ही हैं। जैसे कि सबसे पहले सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका शरीर सेल से बना हुआ है और हर एक ऑर्गेनिज्म के शरीर में सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। ये एक एविडेंस है। दूसरा, सभी के शरीर में सिमिलर टाइप के प्रोटीन 20 प्रकार के ही अमीनो एसिड होते हैं और उसी से बनाए जाने वाले प्रोटीन्स वहां पे जो है वो तैयार होते हैं। प्लस सभी के बॉडी में जेनेटिक मटेरियल जो है वो मैक्सिमम डीएनए ही है। ओनली अगर हम सिर्फ कुछ वायरसेस को छोड़ दे तो, ठीक है। परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, और ये फंक्शन भी उसी प्रकार के परफॉर्म करते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन ही है जो एंजाइम की तरह काम करता है, ठीक है। देन बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सभी ऑर्गेनिज्म के सेल में जो बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब डिफरेंट तरह की रिएक्शंस होती है वो भी, उनमें भी आपको कई प्रकार की समानताएं नजर आएगी। एंड लास्टली, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं all of those organisms used ATP molecule as a energy currency। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में ATP ही है जो एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है या सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ATP के अलावा भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं बट सिर्फ ATP के फॉर्म में ही जो है वो एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। ये भी कहीं ना कहीं इस बात का प्रूफ है, एविडेंस है कि हम सबके एंसेस्टर्स जो है वो कॉमन है, हम सबके पूर्वज जो है वो एक ही हैं। हम सबके मतलब देयर आर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म से विकसित हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर एविडेंसेस यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद में है स्पेसिएशन, दैट विल सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।